नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्ट 19 मिसलेनियस आर्टिकल 366 करेंगे। ये आर्टिकल बहुत बड़ा है, आराम से बैठ जाओ, पढ़ते रहो, देखते रहो, मैं फटाफट बोलता रहूँगा, ठीक है। डेफिनेशन है इसमें। क्या है डेफिनेशन का मतलब? क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वर्ड्स हैं, उनका डेफिनेशन है, उसके बारे में ये बताया गया है। डेफिनेशन मतलब कुछ वर्ड्स होंगे, उनकी जो डेफिनेशन है उनका क्या मतलब होना चाहिए उसके बारे में है। कि कुछ कुछ स्पेशल वर्ड है, उनका कुछ और मीनिंग ना निकले, कुछ और इंटरप्रिटेशन ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सब वर्ड्स को डिफाइन किया गया है इस आर्टिकल में, जो मेन है, ठीक है। तो देखो भाई इसमें क्या है थ्योरी पार्ट में। इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस द कॉन्टेस्ट अदरवाइज रिक्वायर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैव द मीनिंग हियर बाय रिस्पेक्टिव असाइन टू देम इज टू से। इसमें ये बता रहे हैं भैया साफ साफ कि ये जो टर्म्स हैं, जो ये डेफिनेशन, इनकी अगर स्पेशली कोई मतलब बात, इनका जो मीनिंग नहीं लिखा है तो इनका जो मीनिंग है अदरवाइज वो यहाँ इस आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। देखो भाई क्या है पहले में। एग्रीकल्चर इनकम मीन्स एग्रीकल्चर इनकम एज डिफाइंड फॉर द पर्पज ऑफ द एनेक्टमेंट्स रिलेटिंग टू इंडियन इनकम टैक्स। एग्रीकल्चर इनकम से, एग्रीकल्चर इनकम हमें पता है क्या है भाई, ठीक है। हमें एक बेस सिंपल सा आइडिया, अगर हमें कोई वर्ड बोलेगी एग्रीकल्चर इनकम क्या है, खेती से जो हमारी इनकम आती है वही। बट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन इनकम टैक्स के मामले में अगर एग्रीकल्चर इनकम जो डिफाइन किया है वो ही है। अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में जो बात बोली गई है इसको लेके इंडियन इनकम टैक्स में मामले में, तो वही एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन है। अब वो ही है, वो क्या है, लैंड इंडिया में होना चाहिए भाई। इनकम टैक्स वाले तो यही इस हिसाब से देखेंगे, जो लैंड है वो इंडिया में होना चाहिए, और उस पर भी जो रेंट आता है, इनकम आता है, उसको एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। ये इनके हिसाब से अपन क्या बोलेंगे, जी हमारे खेत है उसमें से इनकम आ रही है, वो हमारी भाई एग्रीकल्चर इनकम हो गई। लेकिन इंडियन इनकम टैक्स के मामले में अगर एग्रीकल्चर इनकम जो डिफाइन किया गया है वो ही है। वो क्या है भाई, ये डिफाइन क्या है, लैंड इंडिया में होना चाहिए, कंडीशन बताई हुई ना, रेंट आता है, इनकम आता है, वो एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, और भी उसमें बताई गई हैं, अगर जब आप उसको डिटेल में पढ़ोगे तो वो चीज़। उसके बाद सेकंड, एन एंग्लो इंडियन मीन्स ए पर्सन हुज फादर और एनी ऑफ हुज अदर मेल प्रोग्निटर्स in the male line is or was of European descent but who is domiciled within the territory of India and is parents habitually resident therein and not established there for temporary purpose only। इसमें एंग्लो इंडियन के बारे में क्या बताया गया है कि भाई यूरोपियन फादर होना चाहिए, लेकिन इंडिया में सेटल हुआ होना चाहिए, ये भी बात बता दी है। इंडिया में टेम्परेरी नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई टेम्परेरी रह के चला गया, नहीं, इंडिया में सेटल हुआ होना चाहिए और यहाँ प्रॉपर उसका डोमिसाइल होना चाहिए, ये बात बोली जा रही है इसमें। एंग्लो इंडियन का मीनिंग बता दिया गया ना, उनकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कंडीशन बताती ना, उनके लिए डिफाइन कर दिया गया है। उसके बाद है थर्ड में क्या है, आर्टिकल्स। आर्टिकल का मतलब क्या, आर्टिकल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो आप पढ़ रहे हो। आर्टिकल मीन्स क्या, न्यू आर्टिकल भी हो सकता है, एक तो कोई चीज़ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल मतलब क्या, आर्टिकल 366, आर्टिकल 377, ये जितने भी आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं भाई। आर्टिकल क्या, आप न्यूज़पेपर में देखते हो तो वो भी एक आर्टिकल हो सकता है, ठीक है। कोई आर्टिकल कोई हो सकता है भाई, किसी पर्पज़ को लेके बना सकते हैं, कोई चीज़ भी हो सकता है। लेकिन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 366, 367 जो भी पढ़ते आ रहे हैं 1 से लेके 95 तक जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मतलब ये जो आर्टिकल में जो पॉइंट बता रहे हैं ये हैं, ठीक है। जो ये आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं यही है, ठीक है, इनमें बताई गई बातें। उसके बाद है फोर्थ, बोरो। बोरो इंक्लूड द रेजिंग ऑफ मनी बाय द ग्रांट ऑफ एन्युइटीज एंड लोन शैल बी कंस्टिट्यूड अकॉर्डिंगली। बोरो मीन्स क्या है, पैसा लेना, ठीक है, रेज करना मनी, लोन लेना, और भी कोई चीज़, ग्रांट फंड लेना, ठीक है, ग्रांट लेना, तो वही चीज़ है मनी का भाई बोरो करना, ठीक है, लोन के हिसाब से वही चीज़ है, पैसा लेना दूसरे से। उसके बाद फिफ्थ, क्लोज मीन्स क्या है, अरे क्लोज यही तो है, मान लो ये क्लोज ही तो पढ़ रहे हैं, 1 क्लोज, 2 क्लोज, 3 क्लोज, यही है। मीन्स ए क्लोज ऑफ आर्टिकल इन विच द एक्सप्रेशन अकर्स। तो ये सारी जो बातें, अभी ये फिफ्थ क्लोज ही है, ये फोर्थ क्लोज है, सब क्लोज क्या हो जाएगा, फिफ्थ में अगर ए डाल दोगे तो वो सब क्लोज हो जाएगा, यही बात है। बाद कॉर्पोरेशन टैक्स क्या है, एनी टैक्स ऑन इनकम सो फार एज दैट टैक्स इज पेएबल बाय कंपनी एंड इज ए टैक्स इन द केस ऑफ विच द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। अब फॉलोइंग कंडीशन ये यहाँ पे दी गई हैं, ए से लेके सी तक, ये सब क्लोज हो गए, ये जैसे 6 क्या हो गया, क्लोज हो गया। कॉर्पोरेशन टैक्स, एनी टैक्स ऑन इनकम, ठीक है, वो हो गया कॉर्पोरेशन टैक्स। कुछ कंडीशन बताया है, कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनी पे करते हैं ना कि इंडिविजुअल पे करते हैं। ये देखो ए में क्या है, दैट
इट इज़ नॉट चार्जेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम के केस में चार्जेबल नहीं है, ठीक है। दैट नो रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स पेड बाय कंपनीज is by only enactment which may apply to the tax authorized to made from dividends payable by the companies to individual, ठीक है। कंपनी के द्वारा पे किया जाएगा, ना कि इंडिविजुअल के द्वारा। कॉर्पोरेट ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स है ये। उसके बाद सी में क्या है, दैट नो प्रोविजन एग्जिस्टिंग फॉर टेकिंग द टैक्स सो पेड इनटू अकाउंट इन कंप्यूटिंग फॉर द पर्पज of Indian income tax the total income of individual receiving such dividends or in computing the Indian income tax payable by or refundable to such individuals। तो ये तीनों कंडीशन है और तो कुछ नहीं है। उसके बाद है 7th में कोरस्पॉन्डिंग प्रोविंस। इसका मतलब क्या बताएगा, देखो कोरस्पॉन्डिंग इंडियन स्टेट और कोरस्पॉन्डिंग स्टेट मीन्स इन केस ऑफ डाउट such province, Indian state or state as may be determined by the president to be the corresponding province, the corresponding state, Indian state or the corresponding state as the case may be for the particular purpose in question। corresponding state क्या है, जैसे पहले क्या होता था, मद्रास होता था, ठीक है। तो मद्रास से कौन निकला, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट क्या, मद्रास स्टेट हो गया। तो यही बात बोल रहा है। जैसे और भी, जैसे अभी ये पंजाब था, पंजाब से क्या है पूरा रीजन था हरियाणा हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ से क्या है हरियाणा निकल गया, हिमाचल निकल गया, तो हरियाणा का कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट क्या हुआ, पंजाब हो गया। तो ऐसे ही जो भी बड़े बड़े प्रोविंस थे, जो बड़े बड़े स्टेट थे, उनसे निकल के जो छोटे छोटे स्टेट बने, ठीक है। जैसे तमिलनाडु हो गया, हरियाणा हो गया, और भी काफ़ी हैं, यूपी में हो गया। तो ये सारे इनके जो पहले वाले जो बड़े स्टेट हुआ करते, जैसे उनका बड़ा नाम था, सारे मिलके यूनाइटेड थे। जैसे पंजाब से हरियाणा निकला तो पंजाब पूरा पंजाब था, हरियाणा भी उसी में इंक्लूड था। तो वैसे ही हरियाणा का जो कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, पंजाब हो गया। ऐसे ही यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। उसके बाद है डेट। अब ये इन सब वर्ड को इसलिए डिफाइन किया है कि गलत इंटरप्रिटेशन ना हो। ये सारी इनकी डेफिनेशन इसलिए दी गई है। इंक्लूड एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन to repay capital sums by way of annuity and any liability under any guarantee and debt charge shall be construed accordingly। तो इन सब की डेफिनेशन है यार। और तो क्या है, डेट की डेफिनेशन दे दी है। जैसे स्टेट ड्यूटी मीन्स क्या है, इसकी डेफिनेशन दे दी। स्टेट ड्यूटी क्या मतलब क्या है, मीन्स ड्यूटी टू बी असेस्ड ऑन और बाय रेफरेंस टू द प्रिंसिपल वैल्यू ascertained in accordance with such rules as may be prescribed by or under law made by Parliament of the legislature of a state relating to such duty of all property passing upon death or deemed under the provisions of the said law so to pass। ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगना होता है भाई। इसको क्या है, इनहेरिटेड करने के बाद जो टैक्स लगती है उसको बोलते हैं। बट ये अबोलिश हो चुका है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, वही बात है इसमें, स्टेट ड्यूटी, ठीक है। ये पहले होता था, इसे अब अबोलिश हो चुका है। उसके बाद 10th में एग्जिस्टिंग लॉ मीन्स एनी लॉ, ordinance, order, bylaw, rule or regulation passed or made before the commencement of this constitution by any legislature, authority or person having power to make such a law, ordinance, order, bylaw, rule or regulations। सिंपल सी बात इसमें ये है, एग्जिस्टिंग लॉ ये कि जो करंट डेट में जो भी लॉ है, जो भी ऑर्डिनेंस है, वही उसी की बात कर रहा है एग्जिस्टिंग लॉ। ये नहीं कि वो टेम्परेरी लॉ होगा, टेम्परेरी लॉ को नहीं बोलेंगे। जो भी ऑर्डिनेंस है, जो लॉ है, उसी को ये बोल रहे हैं एग्जिस्टिंग लॉ। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में बनेगी तो उसको आप एग्जिस्टिंग लॉ बोल रहे हो, नहीं नहीं नहीं। या पास्ट में जो बनी थी और उसको रिपील कर दिया गया तो उसको भी एग्जिस्टिंग लॉ नहीं बोलेंगे। ये बात बोली जा रही है इसमें, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो एग्जिस्ट करता है वही हुआ लॉ, और तो क्या है। कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फ्यूचर में हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता ना। और पास्ट की बात भी, पास्ट में था, बना था और रिपील हो गया, उसको आप एग्जिस्ट कैसे बोलोगे आज के टाइम में। तो एग्जिस्टिंग लॉ मतलब जो करंट में, ठीक है। लेकिन वो टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। जैसे इमरजेंसी के टाइम पे होते हैं ना टेम्परेरी, वो कुछ चेंज करके प्रेजेंट साहब पार्लियामेंट बना देती है, वो नहीं, परमानेंट जो एग्जिस्टिंग लॉ, वो उनकी बात कर रही है। उसके बाद 11 फेडरल कोर्ट मीन्स द फेडरल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज़ादी से पहले क्या थे जो ये बड़े कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते थे, फेडरल कोर्ट। आज़ादी के बाद क्या हो गया, उसका नाम हो गया सुप्रीम कोर्ट। वही बात बोल रहा है इसमें। 12th में गुड्स मीन्स क्या होता है, सामान, इंक्लूड ऑल मटेरियल, कमोडिटीज एंड आर्टिकल। तो ये सारे क्या हो गया, ये सामान, इसी को बोल के डिफाइन कर रहा है गुड्स का मतलब। उसके बाद 12A गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स or services or both except tax on the supply of the alcoholic liquor,
फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये जीएसटी की बात कर रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जी 13 गारंटी। गारंटी क्या है? इंक्लूड एनी ऑब्लिगेशन अंडरटेकन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक पेमेंट in the event of the profits of an undertaking falling short of a specified amount। ये गारंटी का मतलब क्या है? ये लोन के टाइम पे होता है ना कि भी प्रॉफिट वगैरह जो इंटरेस्ट वगैरह वो हम देंगे, उस चीज की बात है ये। उसके बाद है 14th हाई कोर्ट मीन्स एनी कोर्ट विच इज डीम्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू बी ए हाई कोर्ट फॉर एनी स्टेट एंड इंक्लूड्स। इसमें ये कि भाई बहुत सारे कोर्ट्स हैं, उनमें से हाई कोर्ट कौन सा है, अगर डेजिग्नेटेड किया जाता है किसके द्वारा? बाई कॉन्स्टिट्यूशन और बाई पार्लियामेंट। तो उसके बारे में देखो भाई क्या है ये, में इस क्लोज में बताया गया है, सब क्लोज में, एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड और रिकॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज ए हाई कोर्ट एंड। भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये हाई कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट है। और बी में क्या है? एनी अदर कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, विच में बी डिक्लेयर्ड बाई पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है बाई लॉ टू बी ए हाई कोर्ट फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अरे भैया सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि ये हाई कोर्ट है तो फिर वो हाई कोर्ट है भाई, लॉ बना के। यहाँ पे इंडियन स्टेट की डेफिनेशन मीनिंग बताया गया है, एनी टेरिटरी विच द गवर्नमेंट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज एज ए सच ए स्टेट। पहले क्या होते थे? पहले प्रोविंस होते थे, ठीक है। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और आज़ादी के बाद क्या है? वो स्टेट में आ गए। इंडियन स्टेट मीन्स क्या है वो बताया गया है। तो यहाँ पे बता दिया ना, डोमिनियन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज, वो अगर रिकॉग्नाइज करती है सच एज रिकॉग्नाइज करती है एज ए सच ए स्टेट तो वो क्या है? इंडियन स्टेट है। उसके बाद है 16 पार्ट। पार्ट मीन्स के पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं। पार्ट 1 में इतनी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ऊपर इस चीज़ के ऊपर ये पार्ट 1 है। पार्ट 18 क्या है? पार्ट 18 है इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। 19 क्या है? मिसलेनियस है। तो ये सारे क्या है? पार्ट वही जो हम अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद है 17 पेंशन मीन्स क्या है? पेंशन वेदर कॉन्ट्रीब्यूटरी और नॉट ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर पेबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड इंक्लूड्स रिटायर्ड पेबल ए ग्रेट्यूटी सो पेबल बाय वे ऑफ द रिटर्न्स विद और विदाउट इंटरेस्ट देयर ऑन और एनी अदर एडिशन देयर टू ऑफ सब्सक्रिप्शन टू ए प्रोविडेंट फंड। पेंशन क्या है? पेंशन मतलब भाई कोई रिटायर होता है किसी पोस्ट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या किसी पोस्ट से जिसमें पेंशन है, उसके उस डिपार्टमेंट में क्या है? पेंशन लागू हो भाई, लॉ में लिखी हुई है। तो उसके बाद जो पेंशन मिलती है वही जो पैसे मिलते हैं, जो भी फंड मिलते हैं, जितनी भी अमाउंट मिलती है वो क्या है? वो पेंशन है उसकी आफ्टर ड्यूटी, रिटायरमेंट के बाद। उसके बाद है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मीन्स ए प्रोक्लेमेशन इशू अंडर क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 352 ऑफ 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी है। इसमें प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मतलब क्या है? इमरजेंसी डिक्लेयर करना, और तो क्या है। उसके बाद है जी 19 पब्लिक नोटिफिकेशन। पब्लिक नोटिफिकेशन मैंने इतनी बार हमने इन आर्टिकल्स में पढ़ा है, पब्लिक नोटिफिकेशन कौन जारी करता है, अलग अलग पर्पज़ के लिए हमने पढ़ा है, ठीक है। तो पब्लिक नोटिफिकेशन मीन्स ए नोटिफिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया और एज द केस में बी द ऑफिशियल गैजेट ऑफ ए स्टेट। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, पता नहीं मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं। पेरेंट्स साहब पब्लिक नोटिफाई करते हैं। पब्लिक नोटिफिकेशन मीन्स क्या है? न्यूज़पेपर में ऐड देना नहीं होता है पब्लिक नोटिफिकेशन। पब्लिक नोटिफिकेशन मीन्स इंडिया के गैजेट में, स्टेट के गैजेट में पब्लिश कर होना, ठीक है भाई। इंडिया के गैजेट में पब्लिश होना, स्टेट के गैजेट में पब्लिश होना, वो सारा क्या होता है? पब्लिक नोटिफिकेशन। उसके बाद है 20 रेलवे डज नॉट इंक्लूड। रेलवे डज नॉट इंक्लूड में क्या होगा? जो भी ट्रेन जा रही है वो सारी रेलवे के अंदर आते हैं। देखो इसमें क्या बताया गया है, ए ट्रमवे वॉली विद इन ए म्युनिसिपल एरिया और ट्रेनवे, ट्रमवे नहीं आएगा, ट्रेन आएगा ना, मैंने गलत लिख रखा है। रेलवे कहाँ है? कोलकाता में। रेलवे में जो भी जाता है वो रेलवे विभाग का नहीं हो जाता है कि जो रेलवे में ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है तो रेलवे में नहीं, ऐसा नहीं होता है। बता रहे हैं इसमें, मतलब ये डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद बी है एनी अदर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन वॉली सिचुएट इन वन स्टेट एंड डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ नॉट टू बी ए रेलवे। अरे ये प्राइवेट का बोल रहे हैं, जैसे मेट्रो होते हैं ना अलग अलग सिटी में, वो रेलवे में नहीं आते हैं, वो लोकल ट्रेन है। हर एक स्टेट में जो आप मेट्रो देख रहे हो ये रेलवे में नहीं आते हैं। पार्लियामेंट डिक्लेयर करती है, ठीक है, कि रेलवे में ये चीज़ें नहीं आती हैं, बिकॉज एक स्टेट के अंदर ही चलती हैं वो
जो मेट्रो होती है वो एक ही स्टेट के अंदर चलती है, जो लोकल ट्रेन होती है वो एक ही स्टेट के अंदर चलती हैं, तो वो रेलवे में नहीं आते। वो वैसे डिक्लेयर किया जाता है कि पार्लियामेंट डिक्लेयर करती है कि ये रेलवे में नहीं है, ये रेलवे में है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड रूलर। रूलर मीन्स क्या है? वही जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, जो राज करता है अपना राज्य पे। रूलर प्रिंस हो सकता है, चीफ हो सकता है, एंड अदर पर्सन हु एट एनी टाइम बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले 26 अमेंडमेंट एक्ट 19 लागू होने से पहले नहीं, इस एक्ट से पहले 1971 से कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और जब ये एक्ट आया, ठीक है, उससे पहले जो भी अपने अपने प्रोविंस में अपने अपने राज्य में राज कर रहे थे वो रूलर थे। रूलर ऑफ एन इंडियन स्टेट और एनी पर्सन हु एट एनी टाइम बिफोर सच कमेंसमेंट वाज रिकॉग्नाइज बाय द प्रेसिडेंट एज द सक्सेसर ऑफ सच रूलर। सिंपल सी बात है, राजा हो, राजा का बेटा हो, ये रूलर का मतलब बता रहे, राजा हो, राजा का बेटा हो। इस तरह से प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया होगा, रिकॉग्नाइज किया होगा उनको। और वो 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971 पहले की बात है, उसके बाद सब अबोलिश हो गया था। उससे पहले ये सारी चीज़ें होती थी, रूलर्स था, प्रिंस था, राजा था, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे होती थी। कब? 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971 से पहले, ठीक है। वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट साहब के द्वारा रिकोगनाइज किए होते थे, लेकिन ये एक्ट आने के बाद सब अबोलिश हो गया, कोई राजा रूजा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है 23 शेड्यूल्स। क्या है? शेड्यूल मीन्स ए शेड्यूल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल मीन्स नॉर्मली एक तो प्रोग्राम को हम शेड्यूल बोलते हैं, ठीक है भाई, जैसे ये प्रोग्राम इस टाइम पे शेड्यूल हुआ है, वो नहीं है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट हैं का स्पेशली जो क्लियरली बताया होता है कि इस शेड्यूल 1 में स्टेट के बारे में डिटेल बताया है, उस शेड्यूल 2 में इसके बारे में बताया गया, उन शेड्यूल्स की बात कर रहा है। शेड्यूल 2 में क्या है? ओथ को लेके फॉर्मेट बताया गया। तो ये सारे शेड्यूल होते हैं। टोटल कितने शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 12 शेड्यूल हैं, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद है 24, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के बारे में है। मीन्स सच कास्ट, रेस एंड ट्राइब्स और पार्ट्स ऑफ और ग्रुप्स विद इन सच कास्ट, रेस और ट्राइब्स एज आर डीम्ड अंडर आर्टिकल 341, जो हमने पढ़ लिया है, टू बी शेड्यूल कास्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें शेड्यूल कास्ट के बारे में बताया गया है, 25 में शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताया गया, इनकी डेफिनेशन बताई गई है, जो आर्टिकल 342 आप पढ़ोगे अच्छे से उसमें है। और इसमें शेड्यूल कास्ट के बारे में, इसमें शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, और कुछ नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटीज़ इंक्लूड स्टॉक। तो ये स्टॉक मार्केट वाली जो बात है उससे बता रहा है, स्टॉक मार्केट में ये जो भी होता है सिक्योरिटीज़ को बेचना खरीदना, वो पैसे वैसे का, तो उसके बारे में बताया गया। सिक्योरिटी क्या है? इंक्लूड स्टॉक मार्केट। उसके बाद है 27 में क्या है? स्टॉक मार्केट यहाँ पे लिखा नहीं, क्या आप बोलोगे आपने स्टॉक मार्केट क्यों ऐड किया? ये स्टॉक वाली बात है, मार्केट स्टॉक क्या है? स्टॉक मार्केट वाली बात है ना, तो वो चीज़ है। उसके बाद है सब क्लोज। बताया मैंने आपको, आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं अभी, मान लो ये क्या है हमारा, ये क्लोज है। आर्टिकल जो अभी कौन सा पढ़ रहे हैं हम? 366 वो आर्टिकल हो गया, उसका क्लोज कौन सा हो गया? क्लोज 1। क्लोज ये 27 है, इसमें अगर ए और बी पार्ट आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा सब क्लोज। उसके बाद है जी 28 टैक्सेशन। इंक्लूड द इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स और इम्पोस्ट वेदर जनरल और लोकल और स्पेशल, एंड टैक्स शैल बी कॉन्स्टिट्यूड अकॉर्डिंगली। ये टैक्सेशन की डेफिनेशन बता दी है, ठीक है। ये इसलिए सारी चीज़ें डिफाइन की गई, ये सारे वर्ड डिफाइन किए कि इनका गलत मतलब और कुछ इंटरप्रिटेशन ना हो, और गलत इंटरप्रिटेशन करके भाई कोर्ट ना जाए, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करके। उसके बाद 29 में टैक्स ऑन इनकम इंक्लूड ए टैक्स इन द नेचर ऑफ एन एक्सिस प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। टैक्स ऑन इनकम के ऊपर बता रहे हैं। 29 में क्या? टैक्स ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इंक्लूड। ए में क्या है? a tax on the transfer otherwise than in pursuance of a contract of property in any goods for cash, deferred payment और other valuable consideration। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हैं यार, इसमें क्या बताऊँ मैं, ये सब चीज़ें लिखी हुई, इनकी डेफिनेशन बता रखी है। उसके बाद टैक्स के ऊपर क्या है? टैक्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। टैक्स की बात कर रहा है, किसी चीज़ के ऊपर क्या क्या टैक्स, वो थोड़ा और बता रखा है। प्रॉपर्टी के ऊपर, गुड्स वेदर ए गुड्स और इन सम अदर फॉर्म, ठीक है, इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इसी में है। ऐसे करके सारे इसके सब क्लोज हैं। ए टैक्स ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज और एनी सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। उसके बाद डी में है, ये सारे आप पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यार, इनमें सारी चीज़ें वैसे वही डिफाइन किया हुआ है, और तो क्या है, देख लो। ये एफ में है टैक्स ऑन सप्लाई बाय वे ऑफ
और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर, ये सारी डेफिनेशन है, डिफाइन किया हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है। ये यूनियन टेरिटरी के बारे में बता दिया है, उसका मतलब क्या है, यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है, मीन्स एनी यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो बताई गई है, एंड इंक्लूड एनी अदर टेरिटरी कंप्राइज्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट नॉट स्पेसिफाई इन दैट शेड्यूल। भाई फर्स्ट शेड्यूल में डिटेल किया गया है इनके बारे में, उसको हम यूनियन टेरिटरी कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो देखो मैंने इस आर्टिकल का आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया, आर्टिकल 366, ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल था। होप आपको एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा इस आर्टिकल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।